कैसे हो आप सब लोग? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। हम क्या पढ़ रहे थे? हमने कल ह्यूमन ब्लड, मानव का रक्त शुरू किया था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ब्लड क्या होता है, किस सिस्टम का हिस्सा है, ब्लड जो है कैसा टिश्यू है, ब्लड कितना होना चाहिए, ब्लड के पीएच का मान क्या होना चाहिए, खून का कलर कैसा है, ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी, है ना। अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका कंपोजिशन क्या है। बच्चा, क्या होता है खून में? आप सब जानते हैं हम खून के बिना जिंदा नहीं रह सकते, है ना। अगर मैं आपका सारा खून निकाल लूं तो आप कुछ ही सेकंड में मर जाओगे। इसीलिए तो भैया जब डॉक्टर खून की कमी होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है, या तो खून चढ़वा लो, या भाई आयरन वायरन की दवाई खाओ, या आयरन के इंजेक्शन लगवाओ, है ना। तो बात आती है कि मैम खून के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम, अगर खून कम हो जाता है, कल मैंने बताया था ना कि लड़कियों में हीमोग्लोबिन की यूनिट 10 से कम आने लग जाए तो डॉक्टर बोलता है भाई थोड़ा ध्यान रखो खाने पीने का। और लड़कों के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की यूनिट 12-11 आने लग जाए तो डॉक्टर बोलता है भाई थोड़ा ध्यान रखो अपना, है ना। कल हमने ये सारी बातें करी थी। अब आज हम पढ़ेंगे खून के अंदर होता क्या है, कंपोजिशन क्या है ब्लड का, ब्लड के अंदर क्या क्या घटक पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड किस किस चीज का बना हुआ है। तो जब मैं ब्लड की बात करती हूं ना बच्चों, तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझो कि ब्लड कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और यही मुझे सारा पढ़ाना है। देखो, जब हम हमारे ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर ये सारी चीजें दिखती हैं। ये दिख रही होंगी ना, लाल कलर की ज्यादा दिख रही होंगी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारा हमें आज पढ़ना है। तो लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, खून के अंदर क्या क्या होता है, रक्त के अंदर क्या क्या होता है ना। तो ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है बच्चों ब्लड का लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट का मतलब होता है तरल वाला हिस्सा। आप जानते हैं कि हमारा खून जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि इसमें तरल हिस्सा है, तरल भाग है। और ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको नाम हम प्लाज्मा देते हैं बच्चों। प्लाज्मा कैसा हिस्सा होता है खून का? खून का लिक्विड पार्ट होता है, तरल हिस्सा होता है। दूसरी तरफ ब्लड का जो सॉलिड वाला पार्ट होता है, ठोस हिस्सा होता है, जिसको हम सेल्स के नाम से या कार्पसल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलेंगे खून का ठोस हिस्सा या ठोस भाग। और याद रखिएगा ब्लड के सॉलिड वाले पार्ट को हम ब्लड की सेल्स के नाम से जानते हैं। खून कल हमने पढ़ा था टिश्यू होता है, और टिश्यू कब बनता है मैम? जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो टिश्यू बनता है ना, उत्तक बनता है। तो ब्लड का जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स, कणिकाएं के नाम से जानते हैं। और जब बात यह आती है कि मैम ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है उसको हमने प्लाज्मा कह दिया। प्लाज्मा होता है खून में 55% में। हमारे खून में 100% में से 55% में लिक्विड पार्ट पाया जाता है। बाकी के 45% में ब्लड की सेल्स पाई जाती हैं बच्चों, है ना। और ब्लड की सेल्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। दूसरी जो होती है बच्चों उनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या सफेद रक्त कोशिका। और तीसरी जो आती हैं उनको हम ब्लड प्लेटलेट्स, या कुछ बुक्स में आपको सिर्फ प्लेटलेट्स लिखा हुआ मिलेगा तो भी ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं हम रक्त बिंबाणु। शायद आपने सुना होगा किसी इंसान को डेंगू होता है तो उसकी प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लग जाती है ना। क्यों गिरती हैं, कितनी होती हैं, सारी बातें हम आगे की क्लास में करेंगे, राइट। तो बच्चों मैंने कहा हमारे ब्लड में 55% में क्या है? ब्लड का लिक्विड पार्ट है, तरल हिस्सा है, जिसको हम प्लाज्मा नाम देते हैं। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि खून के तरल हिस्से का नाम क्या है? प्लाज्मा। कितने परसेंट में? 55% में। बाकी के 45% में क्या होती हैं? ब्लड की सेल्स। और ब्लड की सेल्स कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, सुनो। ब्लड सेल्स में जो आरबीसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ये 99% होती है इन तीनों सेल्स में। और बाकी का 1% जो सेल्स होती हैं वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर बनाते हैं। इसका मतलब अब हमें एक बात तो क्लियर हो गई, क्या? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं सबसे ज्यादा होती हैं इन तीनों में।
क्योंकि आरबीसी रेड कलर की हैं, इसीलिए हमारा खून भी क्या है, लाल रंग का है। अब आप कहोगे मैम कल तो आपने पढ़ाया था खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अरे भैया सुनिए, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, इसीलिए आरबीसी रेड कलर की है। इन दोनों के पास, बेचारियों के पास हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए लाल कलर की नहीं है। तो आरबीसी के पास क्या है, आप बताओगे? आरबीसी के पास बच्चा हीमोग्लोबिन होता है। और कल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था हीमोग्लोबिन में क्या होता है जो लाल रंग देता है, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी मैं। तो इस स्लाइड से क्या क्वेश्चन बने, सुनो जरा। ब्लड में 55% में उसका तरल हिस्सा, तरल भाग प्लाज्मा पाया जाता है। 45% में ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं, 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और रक्त बिंबाणु कोशिका। इन तीनों में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है 99% में, और आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, तो आरबीसी किस कलर का हो गया, रेड कलर का। तो आपसे पूछ ले कौन सी ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन नहीं है, तो आप क्या बताओगे बेटा? आप बताओगे कि डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के पास क्या नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है। एक बच्चा कह रहे मैम मेरी ब्लड रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ी हुई आई है। जब भी डब्ल्यूबीसी बढ़ती है इसका मतलब या तो आप बीमार हो या आप बीमारी से जस्ट रिकवर हुए हो। आगे सारी बातें बताओ, ठीक है? हाँ जी मैम। चलो, तो अब हमें कैसे पढ़ना है? नंबर 1 पे हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, नंबर 2 पे हम आरबीसी पढ़ेंगे, नंबर 3 पे हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, और नंबर 4 पे हम ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तब जाकर मानना ये चैप्टर आपका ब्लड वाला कंपोजिशन वाला पार्ट खत्म हो गया। तो एक एक करके लिखे। यस मैम। चलिए देखो, अगर आपने मेरे से ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया ना, तुम लोग करके ही करके आओगे। बस इतनी सी बात है, अच्छे से सुन लो, अच्छे से नोट्स बना लो, एक बार रिवाइज कर देना बस एग्जाम से पहले, खत्म ह्यूमन ब्लड, ठीक है? और ये ऐसा चैप्टर हमेशा है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। खून वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं पा रहा, ठीक है? तो आइए जरा नंबर 1 पे लगाएंगे हम प्लाज्मा। 1 नंबर पे पढ़ेंगे हम प्लाज्मा। आज मैं प्लाज्मा से बनने वाले सारे डाउट आपके खत्म करूंगी, है ना? आपने कोरोना के समय सुना होगा कि लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे थे नीड ए प्लाज्मा डोनर, और हमारे भारत देश का पहला प्लाज्मा डोनेशन का जो बैंक बनाया गया था वो दिल्ली में बनाया गया था, ये भी आपको पता होगा, है ना? तो ये सारी बातें करेंगे हम। सुनिए, प्लाज्मा क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट मैम, प्लाज्मा जो है वो ब्लड का लिक्विड वाला हिस्सा होता है। इसी की वजह से हमारा खून तरल अवस्था में पाया जाता है। ये तरल भाग होता है और ये 55% में पाया जाता है, ठीक है? इसी की वजह से हमारा खून लिक्विड स्टेट में होता है। इसका मतलब मैम, अगर हम हमारे खून बाहर निकलता है, फर्श पे गिरता है तो वो बह जाता है। क्यों बह जाता है? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है और उसी लिक्विडिटी को देने के काम प्लाज्मा का होता है। एसएससी सीजीएल का एक पेपर होता है ना, होता होगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा, कितना थका हुआ क्वेश्चन है। थके हुए क्वेश्चन का मतलब 1 नंबर फ्री का। क्या पूछा? क्वेश्चन सुनना ध्यान से। मानव के रक्त का जो लिक्विड माध्यम होता है वो किसकी वजह से होता है? तरल माध्यम किसकी वजह से? तो इसकी वजह से। मैम प्लेटलेट्स क्या होती है? अरे रुक जा बुद्धा, है तुम्हें डब्ल्यूबीसी के बारे में पता लग गया क्या कि प्लेटलेट्स पढ़ रहे हो मेरे से? चलो आओ। तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, 55% में होता है, और प्लाज्मा कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। यह आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा पेल येलो कलर। पेल येलो कलर का मतलब हल्का पीलापन। प्लाज्मा किस कलर का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। अब बच्चों एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो, हमारे बॉडी में जब भी कोई कलर की बात होती है ना, रंग की बात होती है ना, लाल, नीला, पीला, काला, कैसा भी, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं पिगमेंट्स। जैसे खून का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ऐसे प्लाज्मा के अंदर पीलापन कहां से आया? तो प्लाज्मा में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बिलीरुबिन पिगमेंट कहते हैं। और पता है ये बिलीरुबिन जो है ये प्लाज्मा को कैसा कलर देता है? पीला रंग देता है। तो द येलो कलर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू बिलीरुबिन पिगमेंट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ साफ साफ कि हमारे खून में जो प्लाज्मा है उसका पीलापन देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट। मैम ये पिगमेंट बनाता कौन है? तो आप सबका प्यारा सा एक ऑर्गन है जिसको हम लीवर या यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं। ये लीवर एक पिगमेंट बनाता है बिलीरुबिन और बना के खून में डालता है, और खून में प्लाज्मा जो होता है उसको पीलापन कलर देता है।
आपने बीमारी का नाम सुना होगा जॉइंडिस। जॉइंडिस में क्या होता है मैम? पीलिया, जिसको हम प्यार से कहते हैं। पीलिये में क्या होता है? नाखून पीले पड़ जाते हैं, आंखें पीली पड़ जाती हैं, स्किन पीली पड़ जाती है। और बोलते हैं ना जॉइंडिस लीवर को खराब करता है, लीवर खराब हो जाता है, यकृत खराब हो जाता है किसी का। तो बच्चों, जब किसी इंसान का लीवर खराब होता है तो वो बहुत ज्यादा बिलीरुबिन बना देता है, और बिलीरुबिन ज्यादा बनेगा, इसका मतलब खून में बिलीरुबिन ज्यादा हो जाएगा, और यही बिलीरुबिन नाखून में आके जम जाएगा, नाखून पीले दिखने लग जाएंगे। आंख का ये व्हाइट वाला पार्ट है ना, इसमें पीलापन आके जम जाएगा। धीरे धीरे उस इंसान की स्किन पीली पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं पीलिया बिगड़ जाना, है ना। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि जॉइंडिस किस पिगमेंट के ज्यादा स्राव की वजह से होता है। तो जॉइंडिस अगर किसी को हो रहा है, इसका मतलब इस बॉडी के अंदर क्या बिलीरुबिन पिगमेंट क्या हो गया है बेटा? ज्यादा। मैंने इंक्रीज का सिंबल, इसमें तो जानते हो ना, ऊपर एरो लगता है तो बढ़ना, है ना, इंक्रीज होना। तो जब बिलीरुबिन पिगमेंट ज्यादा बनता है तो वो क्या कर देता है? जॉइंडिस, पीलिया कर देता है। इसीलिए कहते हैं पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में यकृत अंग प्रभावित होता है बच्चा, और यही बिलीरुबिन यकृत बनाता है। सही मात्रा में बना रहा है तो बच्चा क्या होगा? आपका प्लाज्मा का येलो कलर होगा। तो द येलोइश कलर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू बिलीरुबिन पिगमेंट दैट इज मेड बाय लीवर। लीवर ने बनाया है, यकृत ने बनाया है। और अगर ये एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन इज कॉज्ड जॉइंडिस, पीलिया कर देता है बच्चों। अब बात ये आती है कि मैम प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में क्या होता है? अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि प्लाज्मा बना कहां, मुझे बताइए, आंसर दीजिए कि प्लाज्मा का फॉर्मेशन कहां हुआ। तो बच्चों, कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि खून कहां बनता है? बोन मैरो में। तो भाई खून में ही प्लाज्मा है। अब जहां खून बनेगा वहीं तो प्लाज्मा बनेगा ना। तो बताओ जरा, प्लाज्मा कहां से बन के आया है? मैं बोन मैरो से बन के आया है। अरे भैया, जहां खून बनेगा वहीं तो प्लाज्मा बनेगा। जी हाँ मैम, तो लिख दीजिए प्लाज्मा भी कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है बेटा। हाँ, वो बात अलग है कि जहां पर बनता है उस बोन मैरो को येलो बोन मैरो कह देते हैं, क्योंकि प्लाज्मा येलो कलर का है, पीले रंग का है ना। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है बेटा कि प्लाज्मा कहां बनता है, तो एग्जामिनर डाल देता है येलो बोन मैरो। अब तुम लोग कहोगे मैम ने तो येलो बोन मैरो पढ़ा ही नहीं। भाई प्लाज्मा पीले रंग का है तो जहां बनेगा वहां पे पीलापन आ जाएगा ना। हाँ जी मैम, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, मैम प्लाज्मा में क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्लाज्मा में क्या होता है तो लिखिए कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के घटक क्या क्या है? प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में क्या होना चाहिए? प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है बेटा पानी। लिखिए प्लाज्मा के घटक, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? तो प्लाज्मा में 90 से 92% होता है पानी। इसीलिए तो कहते हैं बेटा पानी अच्छा पियो, खून साफ रहेगा। शायद आपने सुना होगा, है ना, लोग बोलते हैं ना पानी ज्यादा पियोगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका खून अच्छा रहेगा, खून में कोई इंफेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेटा प्लाज्मा अच्छे से बनेगा, अच्छे बनेगा तो प्लाज्मा हेल्दी रखता है इंसान को। कैसे? अभी बताएंगे आपको। तो बताएंगे, एक कह रहा व्हाट इज बोन मैरो। विकास, आपने कल की क्लास नहीं देखी क्या? पहले कल की क्लास देखो तब आज की क्लास पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम 1 महीने बाद बैच में एडमिशन लोगे और तुम मेरे से पूछोगे पीछे का, तो मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल हूं इस चीज के लिए। पहले कल का क्लास देख के आइए, ठीक है। तो प्लाज्मा में 90 से 92% में क्या होता है? वाटर होता है बेटा, ठीक है। और बाकी के 7-8% में प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं बेटा, और ये प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है यहां से। अब प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, जरा नाम लिखिए। प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे आगे नाम लिखिएगा ऐसे। नंबर 1 पे होता है प्लाज्मा में प्रोटीन, उसको एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन बच्चा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या है? प्रोटीन है। नंबर 2 पे जो होती है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा बच्चों? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और नंबर 3 पे जो आपके प्लाज्मा में प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, हिंदी में फिब्रिनोजन कहा जाता है, हिंदी में फिब्रिनोजन प्रोटीन बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है, उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन लिख दीजिए, सेम नाम हिंदी में है प्रोथ्रोम्बिन। और नंबर 5 पे जो प्रोटीन आएगा उसको थ्रोम्बिन। प्रो हटा दो, थ्रोम्बिन प्रोटीन।
ये सारी प्रोटीन आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये कहाँ पे होते हैं प्रोटीन्स? खून में तो है, लेकिन खून में कहाँ है? प्लाज्मा के पास है। अब बच्चों आप जानते हैं प्रोटीन है तो कुछ ना कुछ इन प्रोटीन का काम होगा। हाँ भाई, है ना, कुछ ना कुछ तो काम होगा, ऐसे तो प्रोटीन नहीं होंगी प्लाज्मा में। तो जरा देखेंगे इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है ये हमारे बॉडी में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है आयन की सांद्रता को बैलेंस करना, आयनों की सांद्रता को संतुलन, आयनों की सांद्रता पर संतुलन बनाए रखना। बच्चों आप जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे आयन्स होते हैं ना, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे आयन्स होते हैं। ये आयन्स कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए? ज्यादा है तो इनको कम करना, कम है तो ज्यादा। तो आयन बैलेंसिंग का काम, और ये जो आयन बैलेंस होते हैं ना, इसी प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जब आयंस ज़्यादा हो जाते हैं ना तो हमारा पसीना निकलता है, पसीने में पानी के साथ आयंस बाहर निकल जाते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब है ऑस्मो रेगुलेशन का काम एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? आयन बैलेंसिंग। लिख देना, ये आयन बैलेंसिंग का काम करता है। हमारे बॉडी में जो आयंस होते हैं ना, जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता पर संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ज्यादा, आपने सुना होगा ज्यादा नमक खाओगे तो क्या हो जाएगा? बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, सुनिए ना आपने। तो नमक क्या है? Na+Cl, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन से बना है। तो अगर ये आयन ज्यादा हो गया तो बीपी हो जाएगा, है ना? तो समझ रहे हो आप? तो आयंस ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। और आयन बैलेंसिंग को हम एक टर्म देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, और ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। ओके मैम। दूसरा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के आगे इसका फंक्शन लिखो, ये एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। मैम ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? बच्चों जब भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है, कोई जीवाणु और विषाणु आता है, उनको हम इन्फेक्शन, उनको हम संक्रमण कहते हैं। इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं और ये एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन से लड़ाई करती हैं और उसको मार गिराती हैं। हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं। वैक्सीनेशन का मेन मोटिव क्या होता है? क्यों लगवाते हैं? टीके क्यों लगवाते हैं? आप बचपन में थे तो आपको यहाँ पे BCG का टीका लगा होगा, अभी तक निशान होगा। क्यों लगवाते हैं? क्योंकि बच्चा, अगर जैसे हमने कोरोना आया था तो कोरोना के खिलाफ हमने वैक्सीन लगवाया था। उस वैक्सीन ने क्या किया था? आप जानते हैं कोरोना की वैक्सीन में मरा हुआ कोरोना वायरस आपके अंदर डाला था। हाँ जी मैम। अब जैसे ही मरा हुआ कोरोना वायरस आया तो आपके बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं। वो इम्यून सिस्टम क्या करता है? ऐसे जाग जाता है कि भाई बाहर से कोई वायरस आया है ना? और वो क्या करता है? उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज हथियार है, और वो एंटीबॉडीज जाके अटैक करती है कोरोना वायरस के ऊपर और उसको मार गिराती है। लेकिन वैक्सीन के अंदर तो मरा हुआ कोरोना आया था, लेकिन अब कोरोना के खिलाफ आपके बॉडी में क्या बन गई है? एंटीबॉडीज बन गई है। अब अगर सच में किसी दिन जिंदा कोरोना आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज है। वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? कोरोना वायरस के ऊपर अटैक करेंगी, उसे मार देंगी। तो इसीलिए तो हम अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए अलग अलग टीके लगवाते हैं। टीके लगवाने का मतलब होता है पर्टिकुलर उस बीमारी के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनना। एंटीबॉडीज बन गई है तो मतलब अब क्या है? अब सच में अगर किसी दिन कोई वायरस आ गया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज फाइट करेंगी और उस वायरस को मार गिरा देंगी। अगर एंटीबॉडीज नहीं होती तो वो वायरस हमारे लंग्स में, हमारे ऑर्गन्स में धीरे धीरे इन्फेक्शन करता और हमारे ऑर्गन्स को खराब कर देता। जैसे कोरोना में बहुत सारे लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन होकर मरे थे लोग, है ना बच्चों? तो इसीलिए अगर आपको याद था तो आप ध्यान से सुनो, कोरोना के समय लोग क्यों बोल रहे थे हमें एक प्लाज्मा डोनर की जरूरत है। अब सुनिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। मान लीजिए मेरे को कोरोना हुआ, वैसे मुझे 2 बार हुआ था, है ना?
आपको भी किसी ना किसी को कोरोना जस्ट फ्लू था, ये फ्लू हर साल आते हैं, हर साल होता है, बस कोरोना वाला वायरस थोड़ा खतरनाक फ्लू था, बस फर्क इतना सा है। तो बच्चों आप ये सोचो कि अगर मान लो मेरे को कोरोना वायरस हो गया, मेरे बॉडी में कोरोना आ गया, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, इसका मतलब उस कोरोना वायरस के खिलाफ मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई। एंटीबॉडीज किसने बनाई है? एंटीबॉडीज बनाने का काम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ने किया है। तो मेरे प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, उसने एंटीबॉडीज बना ली और मेरे एंटीबॉडीज ने उस कोरोना वायरस को मार गिराया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सही रह गई। अब मान लो कोई एक बुजुर्ग आदमी है मेरे घर में, उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है और उसके बॉडी में कोरोना वायरस आ गया और अब वो बेचारा धीरे धीरे कोरोना वायरस फैल रहा है। तो अब अगर मैं उसकी जान बचाना चाहती हूं तो मैं क्या करूंगी? मैं अपना प्लाज्मा हॉस्पिटल में जाऊंगी, अपना प्लाज्मा दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे प्लाज्मा में क्या है? कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, मेरे प्लाज्मा में है। अब प्लाज्मा कैसे दिया गया था या दिया जाता है? खून से, खून निकलता है अपने बॉडी से पूरा, एक मशीन होती है, उसमें प्लाज्मा छन जाता है, खून वापस आ जाएगा। भाई मुझे प्लाज्मा देना है, मेरा ब्लड नहीं देना, खून मेरे बॉडी में वापस आ जाएगा। प्लाज्मा छन के एक थैली में डाल देते हैं डॉक्टर्स और उसी प्लाज्मा को फिर जो बुजुर्ग आदमी था ना उसमें डाल दिया। अब बुजुर्ग आदमी में एंटीबॉडी चली गई कोरोना के खिलाफ वाली, तो वो बुजुर्ग इंसान भी जिंदा रह जाएगा। इसीलिए कोविड के समय लोग प्लाज्मा डोनर को ढूंढ रहे थे, है ना। और पहला भारत का प्लाज्मा डोनेशन का बैंक भी, प्लाज्मा बैंक बनाया गया, जैसे ब्लड बैंक होते हैं ना वैसे प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया गया था, है ना। तो बच्चा प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाता है, ये एंटीबॉडीज वायरस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, राइट। चलो नेक्स्ट, ये जो 3 प्रोटीन है ना, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये पता है क्या काम करती हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं बच्चा, और ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमाना। मैम ये रक्त का थक्का जमाना होता क्या है? बच्चों जब आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर आपका खून बहता है, ब्लीडिंग होती है और थोड़ी देर के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसी केमिकल रिएक्शन को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये सारे प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं बच्चा। अगर ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, खून सारा बाहर निकल जाएगा और इंसान मर सकता है, राइट। तो कहने का मतलब है बच्चों ये ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, ये क्लॉटिंग वाले प्रोटीन हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ये हमारे बॉडी में आयन बैलेंसिंग का काम करता है, ये एंटीबॉडीज बनाता है। तो सोचिए प्लाज्मा कितने अच्छे काम करता है। तो प्लाज्मा की जरूरत हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छे से होती है। तो लिखेंगे अगली स्लाइड पर। अब आप बताएंगे मुझे प्लाज्मा के कोई 4 काम बता दो, फटाक से बताओ। हाँ मैं भी देखूं तुम लोग कैसा पढ़ रहे हो। लिखो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, क्या काम करता है प्लाज्मा? अरे जल्दी जल्दी बोलो, प्लाज्मा क्या क्या काम करता है? प्लाज्मा के कार्य बताओ बेटा, क्या क्या काम करेगा प्लाज्मा? लिख दूं मैं? पहला काम लिख दूं आयन बैलेंसिंग का, लिख सकती हूं क्या? हाँ मैम लिख दो। प्लाज्मा का पहला काम होता है आयंस बैलेंसिंग। हमारे शरीर के अंदर जो आयंस होते हैं उनकी मात्रा पर संतुलन बनाए रखना। लिखो आयनों की सांद्रता को संतुलित रखना, आयनों की सांद्रता को संतुलन या आयनों की सांद्रता पर संतुलन बनाए रखने का काम करता है। एग्जाम में आता है इनमें से कौन सा एक काम प्लाज्मा करता है, कौन सा नहीं करता है। दूसरा काम लिख दूं मैं क्या? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का काम। जी हाँ, हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। हिंदी में एंटीबॉडीज को एंटीबॉडीज कहते हैं या हिंदी में प्रतिरक्षी भी कहा जाता है कभी कभी। तो लिख दो प्रतिरक्षी बनाना, एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज बीमारियों से बचाती हैं, तो प्लाज्मा बीमारियों से बचाने का भी काम कर सकता है। तीसरा काम लिखो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लाज्मा इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ठीक है, पूरा लिखना, मैं तो शॉर्ट में लिख रही हूं। रक्त का थक्का जमाए रखने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाए रखने में सहायक, रक्त का थक्का जमाए या जमाने में सहायक, थक्का जमाने में सहायक होता है बेटा, काम आता है। फोर्थ, कल की क्लास में मैंने बताया था ब्लड के पीएच मान को,
पीएच ऑफ ब्लड किसके द्वारा मेंटेन होता है? कल बताया था ना, ब्लड के पीएच को मेंटेन करना। इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ ब्लड, लिखो, इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ ब्लड। कल मैंने पढ़ाई थी ये बात कि हमारे खून के पीएच के मान को बैलेंस करने का काम। तो लिख दो, रक्त के पीएच के मान पर संतुलन बनाए रखने का काम। लिखो, रक्त के पीएच के मान को, रक्त के पीएच के मान पर संतुलन बनाए रखना। ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने का काम करता है। कितना होता है खून का पीएच? हाँ, कमेंट करके बताओ फटाक से। बच्चों, क्योंकि ये हमारे बॉडी का आयन बैलेंसिंग का काम करता है, इसका मतलब हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने का काम करता है। तो लेट्स लिखो पांचवा काम, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिखो, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, मैंने शॉर्ट में लिखा है TMPR, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर के तापमान पर संतुलन बनाए रखने का। आप जानते हैं हमारे बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्स 37 या 37.5 डिग्री होता है ना? इतना ही होता है ना? तो इसको बैलेंस करने का काम किडनी और प्लाज्मा करते हैं। तो लिखिए, हमारे शरीर के तापमान पर संतुलन बनाए रखना, तापमान पर संतुलन बनाए रखना, ये सारे काम बच्चा प्लाज्मा के हैं। तो ये बताओ, अगर इनमें से कोई भी एक काम आ गया तो ये सारे काम प्लाज्मा कर सकता है। तो अगर मैं आपके खून में से प्लाज्मा निकाल लूँ ना, तो आप जिंदा नहीं रहोगे। क्यों? बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आयन बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा, बीपी की बीमारियां हो जाएंगी, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी, चोट लगी तो ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा, बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे चला जाएगा और खून का पानी बनना या खून खराब होना शुरू हो जाएगा। तो बताओ जरा, क्या हमारे बॉडी में प्लाज्मा जरूरी है? जी हाँ मैम, जी हाँ, है ना? मैम जो नोट्स दिए हैं उसी से पढ़ाया करो। और किससे पढ़ा रही हूँ? मेरे नोट्स हैं तो उसी से पढ़ाऊंगी ना, है? कैसे काम करते हो? मैंने नोट्स किसी और टीचर के दिए हैं क्या? है, एक एक लाइन नोट्स में लिखी हुई है, मैं नोट्स दिए उससे पढ़ाया करो। और किससे पढ़ा रही हूँ भाई? नोट्स किसी और मास्टर के थोड़ी ना छाप दिए मैंने, मेरे ही नोट्स हैं वो, है ना? चलो, आ गई बात समझ में? जी हाँ मैम, समझ में आ गई। चलिए अब नोट डालकर, मैंने आपको बताया था मेरी क्लास में नोट का मतलब क्या होता है। हाँ, नोट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सुनिए, नोट डालकर मैं 3 पॉइंट पढ़ाऊंगी आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला पॉइंट, आपने सुना था ना कि हमारे भारत देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाया था, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया था। व्हाट इज सीरम? सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? सुनो, जब, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीजें पढ़ा रही हूं आपको। देखो, ब्लड में से क्या हटा दो? प्लाज्मा हटा दो बेटा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, प्लीज ध्यान से पढ़ना इस कॉन्सेप्ट को। ब्लड में से, ब्लड में से आरबीसी हटा दो, नॉट प्लाज्मा। ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल टू प्लाज्मा। बच्चों, अगर आप खून में से आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं को हटा देते हो तो उस बचे हुए पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रही हूं, मेरे क्वेश्चंस का आंसर इस स्लाइड पे आपको मिलेगा। मुझे ये बताओ, प्लाज्मा के अंदर कौन सी ब्लड सेल्स नहीं होती? प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होती है। इसका मतलब मैम प्लाज्मा में आरबीसी नहीं है तो कौन कौन सी हो सकती है? प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। हाँ, अगर प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स होती तो रेड ब्लड सेल्स के पास तो हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन तो लाल रंग देता है, तो बेटा प्लाज्मा लाल रंग का हो जाता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हो कि ब्लड में से आरबीसी हटा दिया तो बचा हुआ पार्ट प्लाज्मा होता है। जी हाँ। अब प्लाज्मा में से एक प्रोटीन निकाल दो बेटा। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अरे कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फिब्रिनोजन बोलते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड का क्लोट करवाता है, रक्त का थक्का जमाता है। और सुनिए जरा, सुनिए ध्यान से, ब्लड का क्लोट जमाने वाला मेन प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन।
इट इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। इसके बिना ब्लड का क्लोट नहीं जम सकता, इसके बिना रक्त का थक्का नहीं जम सकता। तो बच्चों जब इसी को हटा दिया ना तो जितना पार्ट बचा उसको हम सीरम कहते हैं, सीरम। तो मैम आप ये कहना चाह रही है सीरम वो हिस्सा है जिसमें फाइब्रिनोजन नहीं है, इसका मतलब सीरम कभी भी ब्लड का क्लोट में हिस्सा नहीं लेता है। जी हाँ, सीरम वो हिस्सा है जो क्लोटिंग में हिस्सा नहीं लेता, क्लोटिंग में कभी भी हिस्सा नहीं लेगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोटिंग वाला मेन प्रोटीन नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिख दो, मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग इज फाइब्रिनोजन, मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन किस नाम से जाना जाता है? फाइब्रिनोजन। लिखो, रक्त का थक्का जमाने वाला, थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन आपसे पूछ ले एग्जाम में कौन होता है, तो वो मुख्य प्रोटीन आपका फाइब्रिनोजन होता है। तो इन तीनों क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चा जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हर एक पेपर में देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो ये तीनों मैंने इसीलिए NOTE नोट डलवा के लिखवाए हैं। राइट? हाँ जी मैम, बता दोगे तीनों क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अब फटाक से रिवाइज करो मेरे साथ। मैम हमारे ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा 55% में होता है, इसका रंग पीला होता है। इसको पीलापन देता है बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट जो हमारा यकृत बनाता है। अगर यकृत ये बिलीरुबिन ज्यादा बना देता है तो यही बिलीरुबिन आंखों में आके जम जाएगा, नाखूनों में आके जम जाएगा, स्किन त्वचा में आके जम जाएगा, जिसको हम प्यार से जॉन्डिस पीलिया कहते हैं। मैम प्लाज्मा में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है 90 to 92%। बाकी के 6-7% में प्लाज्मा में क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स होते हैं। उन प्रोटीन में एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जिस एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन। क्या? हमारे शरीर के अंदर आयंस की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। दूसरा जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या करता है? ब्लड का क्लोट करवाने का काम करता है। अब बाकी के जो 1% बचा है ना, उस 1% में बच्चा प्लाज्मा में होते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस कुछ आयंस, जैसे सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लो प्लाज्मा का कंपोजिशन। हम हिंदी वर्ड यूज करो। और कैसे? तुम लोग क्या पहली बार पढ़ रहे हो क्या? है ओके। तो प्लाज्मा के ये सारे काम होते हैं, और प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाई जाती है, इसलिए प्लाज्मा पीले रंग का है। अगर आरबीसी होती तो प्लाज्मा भी लाल रंग का हो जाता। प्लाज्मा में एक प्रोटीन हटा दो तो उस हिस्से को सीरम कहते हैं। सीरम वो हिस्सा होता है जो कभी भी ब्लड का क्लोट में हिस्सा ले ही नहीं सकता, और ये प्लाज्मा के अंदर ही होता है। नेक्स्ट, मेन प्रोटीन ब्लड का क्लोट करवाने वाला फाइब्रिनोजन होता है, और यह फाइब्रिनोजन हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। खत्म, खत्म। ठीक है। हाँ, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे के सफेद वाले हिस्से में एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। चले अगले पॉइंट पे। हाँ जी मैम, चलो अगले पॉइंट पे। प्लाज्मा खत्म। अब बताओ हमारे बॉडी में कितने टाइप की सेल्स होती हैं? खून में 3 प्रकार की। तो उसमें से पहली लिखेंगे रेड ब्लड सेल्स। लिखो, अब हम पहले रेड ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, फिर WBC पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर ब्लड प्लेटलेट्स। हिंदी में लिखो लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। लिख दो लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। कणिका ऐसे डॉट पार्टिकल्स में होते हैं, कणों की फॉर्म
आगे साउंड, साउंड इज ओके। सुनिए फिर, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? इनको अरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। साइट शब्द का मतलब होता है सेल यानी कोशिका, अरिथ्रो शब्द का मतलब होता है हमेशा रेड कलर, लाल रंग। तो लाल रंग वाली सेल्स कौन सी होगी? आरबीसी। इसीलिए कभी अगर आपने अपना, अच्छा, जब कभी भी आपके बॉडी में बुखार, सर्दी या कुछ होता है ना, तो डॉक्टर एक रिपोर्ट बोलता है ब्लड का सीबीसी करवा के आओ, बोलता है ना, है ना। सीबीसी क्या होता है? काउंट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को काउंट करवा के आओ, तब मैं बताऊंगा तुम्हें कौन सी बीमारी है। और उस सीबीसी की रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है अरिथ्रोसाइट्स इतनी है, कम है कि ज्यादा है आपके बॉडी में, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है। तो आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? अरिथ्रोसाइट्स होता है बच्चों। तो कहीं भी अगर अरिथ्रोसाइट्स लिखा है, इसका मतलब वो क्या है? वो अरिथ्रोसाइट का मतलब है आरबीसी। क्या है? रेड ब्लड सेल्स है। आवाज 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब हुई थी, आ गई है वापस। वो माइक ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, आई डोंट नो कैसे हो गया। राइट, चलिए बात ये आती है बच्चा, रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं ब्लड की मेन सेल्स। ये हमारे खून की मुख्य कोशिकाएं हैं। आप जानते हैं खून का मतलब ही आरबीसी है, बस तुम ये समझ लो। अरे मैम क्यों? क्योंकि बेटा खून किस रंग का होता है? लाल रंग का। आरबीसी किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, क्योंकि आरबीसी के पास क्या होता है? आरबीसी रेड कलर की है, लाल रंग की है, क्योंकि आरबीसी के पास लाल रंग वाला पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन आपको मैम ने पढ़ाया था कल, लाल रंग का होता है। इसका मतलब बच्चों अब तो आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो हेलो, अभी तो आवाज आ रही है ना? अरे अभी तो सब सही है, मैं सामने देख पा रही हूं। क्यों बच्चों, अब तो आवाज आ रही है ना? नीलम कह रही है आवाज नहीं आ रही है। क्यों अभी साउंड नहीं आ रही? जल्दी बताओ यार, स्किन वाइट क्यों होता है? रुक जा अमित, रुक जा। अब तो आवाज आ रही है ना? वो तो 1 मिनट का इश्यू हुआ था ना। हाँ 1 मिनट आ रही है, ओके डन। तो हमारे आप क्या हो रहा है इस माइक को? सब कुछ तो सही है। बैटरी फुल है, ये बार बार बंद क्यों हो रहा है? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से बंद हो रहा है, कैसे काम चलेगा भाई? हाँ, तो मैंने कहा आपसे पूछ रहे एग्जामिनर कि कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं जिनके पास हीमोग्लोबिन होता है? तो वो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसीलिए वो लाल रंग की होती हैं। और ये हमारे खून में तीनों जो सेल्स है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए 99% में आरबीसी होती है हमारे खून में। कैसी होती है मैम आरबीसी? चलो दिखाती हूं। ये दिख रही है तुम्हें? ये आरबीसी है, देख लो इसमें इतने से खून में कितनी सारी आरबीसी हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा होती हैं और इनके पास हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए हम इनको ब्लड की मेन सेल्स कहते हैं। ये देखो आरबीसी है, दिख रही है? हाँ मैम दिख रही है। ठीक है, आओ जरा मैम, कितनी होती हैं आरबीसी? होती है मिलियंस में। लड़के के अंदर, मेल का मतलब होता है लड़का, नर, ठीक है, उसके अंदर कितनी होनी चाहिए? 4.5 से 5.5 मिलियंस पर 100 ml ऑफ HB। 100 ml ऑफ HB, प्यारे बच्चों, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। अरे 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 मिलियन आनी चाहिए एक लड़के के अंदर, और लड़की के अंदर 4 से 4.5 भी चलेंगी। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम लड़का और लड़की में आरबीसी अलग अलग होती है। मैं कहूंगी जी हाँ बिल्कुल। मैम क्यों कहेंगे? कल की क्लास में पढ़ाया था, लड़कों में थोड़ा सा खून ज्यादा होता है लड़कियों के मुकाबले में,
इसलिए लड़कों में आरबीसी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ जी मैम। तो आरबीसी मिलियंस में होती है बच्चा। कितनी मिलियन? 4-5 मिलियन पर 100 ml HB। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। 100 ml हीमोग्लोबिन निकाला तो उसमें इतनी आरबीसी आनी चाहिए। इससे कम आ रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनो। जब मैं बात करती हूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, आरबीसी कहां बनता है बेटा? जहां खून बनता है वहीं तो आरबीसी बनेगा ना, बताओ जरा। और आरबीसी कहां बनेगा? जहां खून बनता है। खून कहां बनता है? बोन मैरो में। लेकिन जहां पर रेड ब्लड सेल्स बनती हैं उसको रेड बोन मैरो कह देते हैं हम। अरे खून कहां बनता है बताओ जरा? खून बोन मैरो में बनता है, तो जिस बोन मैरो में जिस हिस्से में आरबीसी बनेगा वो रेड कलर का होगा कि नहीं होगा? हाँ जी मैम। तो अगर कोई आपसे पूछ ले खून कहां बनता है, बोन मैरो में, खून की जो आरबीसी होती है वो बोन मैरो के किस हिस्से में बनती है, तो आप क्या बताएंगे बेटा? उसमें जहां पे बन रही होती है वो रेड बोन मैरो हो जाता है। अब बच्चों आरबीसी क्या? एक सेल है। और आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर एक दिन में हजारों लाख। तो ये माइक कितना परेशान क्यों कर रहा है मुझे आज? क्यों परेशान कर रहा है ये माइक? इतना चार्ज भी फुल है, पता नहीं क्या हो गया इसका। तो जो आरबीसी होती है वो बच्चा सेल है। और सेल तो मैम बनती है मरती है, बनती है मरती है। तो सुनो जरा, आरबीसी जो होती है वो कितने दिन तक जिंदा रहती हैं, इनका जीवन काल क्या है, इनका लाइफ स्पैन क्या है, इनका जीवन काल क्या है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है मैम? कितने दिन जिंदा रहती हैं? 60 से 120 दिन। मिनिमम 60 दिन तो जिंदा रहनी चाहिए। तो आरबीसी 60 से 120 दिन तक जिंदा रहती है और अपना काम करती है। अपना काम करती है। क्या काम होता है अभी हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 120 दिन की जैसे ही आरबीसी हो जाती है ना, फिर आरबीसी की डेथ हो जाती है बच्चा। आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, मर जाती है बेटा। अब आपको में मरती है? हाँ भाई, सेल्स मरती हैं वापस जिंदा होती हैं, मरती हैं वापस जिंदा होती हैं। वापस जिंदा होने का मतलब नहीं बनती है ना? तो कहने का मतलब है अब आरबीसी मरने के लिए कहां जाती है? आरबीसी मरने के लिए आपके प्यारा सा एक अंग है जिसको आप यकृत कहते हो, लीवर कहते हो, जो शराब पी पी के इंसान अपना खराब कर लेता है। और दूसरा लिखेंगे प्लस स्प्लीन, जिसको हम कहते हैं प्लीहा। प्लीहा या आम भाषा में इसको तिल्ली कहा जाता है अंग। ये 2 ऑर्गन है, इनके अंदर जाती है और आरबीसी मर जाती है। अब सुनो जरा, लीवर में कम मरती हैं जबकि स्प्लीन में, प्लीहा में बहुत ज्यादा मात्रा में जाकर मर जाती है। इसीलिए लीवर और स्प्लीन को, यकृत और प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बच्चों ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां पे मरे हुए लोगों को लेके जाते हैं। ऐसे ही आरबीसी मरने के बाद अपने कब्रिस्तान में पहुंच जाती हैं, जिस कब्रिस्तान को हम यकृत या प्लीहा कहते हैं। आप प्यारे बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को। एक बच्चा कह रहा है प्लाज्मा मरता है क्या? प्लाज्मा क्यों मरेगा? प्लाज्मा सेल है क्या जो मरेगी? तुम लोग ढंग से नहीं पढ़ते, नहीं तो तुम्हारे ऐसे डाउट आए नहीं बच्चों वाले। अरे भाई अभी तो पढ़ाया, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, आरबीसी सेल होती है, सेल मरती है। ढंग से पढ़ लिया करो तुम लोग, बच्चों वाले डाउट लाते हो फिर। सुनो जरा, आपसे पूछे कि प्लाज्मा जो आरबीसी है वो मरने के लिए कौन कौन से अंगों में जाती हैं? यकृत और प्लीहा। ज्यादा कहां